Good morning, everyone. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of Aviation. स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पर हमने कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा था, जिसमें डेटा के बारे में हमने पढ़ा था कि डेटा जो है कलेक्ट करने के तरीक़ों के आधार पर, सोर्सेस के आधार पर दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, उनको कैसे कलेक्ट करते हैं। इसी में हम आज आगे बढ़ेंगे। द टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन, समंक संग्रहण की प्रविधियाँ। समंक संग्रहण की दो प्रविधियाँ होती है, एक संगणना और एक प्रतिचयन। किसी भी अनुसंधान कार्य के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित करना सबसे पहली प्राथमिकता होती है, और इसके आधार पर आप जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। यदि हम हमारे अध्ययन क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करें तो ये संगणना प्रविधि है, और अगर हम संपूर्ण इकाइयों में से कुछ इकाइयों को चूज़ करके ले लें और उसके आधार पर अध्ययन करें तो ये जो है ये कहलाता है सैंपल इन्वेस्टिगेशन। तो देखो, सबसे पहला है सेंसस इन्वेस्टिगेशन। जब हम हमारे संपूर्ण समग्र, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्स और पॉपुलेशन की प्रत्येक इकाई के संबंध में जानकारी प्राप्त करके अध्ययन करें, अनुसंधान करें, तो ये होगा संगणना अनुसंधान। जैसा मैं आपको एग्जांपल दूं, हम एक कॉलेज के 3000 विद्यार्थियों की ऊंचाई का अध्ययन करना चाहते हैं कि महाविद्यालय के छात्रों की औसत ऊंचाई क्या है। तो उसका अध्ययन अगर हम करना चाहते हैं और हम महाविद्यालय के प्रत्येक 3000 छात्रों की ऊंचाई हम लेकर के उसके आधार पर अध्ययन करें तो ये कहलाएगा सेंसस इन्वेस्टिगेशन। इसके विपरीत अगर हम इन संपूर्ण समग्र की इकाइयों में से कुछ इकाइयों को चुनकर उनके आधार पर अध्ययन करें तो ये कहलाता है सैंपल इन्वेस्टिगेशन। सैंपल क्या होता है? संपूर्ण समग्र का प्रतिनिधित्व करते हुए आप कुछ इकाइयाँ चुन लें और उसके आधार पर अध्ययन करें तो वो सैंपल इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा। इसी एग्जाम्पल में जैसा मैंने बताया कि महाविद्यालय के 3000 छात्रों में से हम मान लीजिए 500 का एक सैंपल ले लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो ये कहलाएगा सैंपल इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जहाँ अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है तो वहाँ सैंपल इन्वेस्टिगेशन ही काम में आता है। छोटे अध्ययन क्षेत्र में हम संगणना अनुसंधान से काम चला सकते हैं। संगणना अनुसंधान धन, समय, शक्ति सबको अधिक व्यय करता है। सैंपल में इन सब की कम आवश्यकता होती है। सेंसस ज़्यादा शुद्ध होएगा, सैंपल उसके कंपैरिजन में कम शुद्ध होएगा। लेकिन अगर हम सैंपल भी अनबायस्ड होकर के संपूर्ण इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हुए लेंगे तो सैंपल से प्राप्त परिणाम भी समग्र के अध्ययन के आधार पर ही आपको रिजल्ट देंगे। तो जो सैंपल हैं वो सैंपल आपकी संपूर्ण इकाई का प्रतिनिधित्व करते हुए होना चाहिए। तो सैंपल जो आप लें उसके आवश्यक तत्व क्या हैं? एक तो उसका पर्याप्त आकार होना चाहिए, दूसरा सभी इकाइयों को उस सैंपल में आने की समान अवसर होने चाहिए, तीसरा वो जो है सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करे, और चौथा उसमें ये है कि एक रूप होने चाहिए। समग्र में एक प्रतिदर्श चुना जाए तो उसके परिणाम उसी प्रकार के दूसरे प्रतिदर्श के परिणामों से भिन्न नहीं होने चाहिए। ये है। अब जैसे मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल बताया कि हम कॉलेज के 500 विद्यार्थियों का एक सैंपल लें, तो 500 विद्यार्थियों का सैंपल लें तो वो 500 विद्यार्थी का सैंपल कैसा होना चाहिए, जिसमें अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के स्टूडेंट भी हों, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के स्टूडेंट भी हों, अंडर ग्रेजुएट में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के भी हों, पोस्ट ग्रेजुएट में प्रीवियस फाइनल के भी हों। फिर आप जेंडर वाइज भी ध्यान रखें, मेल और फीमेल दोनों उसमें शामिल हों। जितने जितने आपके मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं उसी अनुपात में आपको उनको भी उसमें शामिल करना चाहिए। तभी जो हैं वो आपको शुद्ध रिजल्ट जो हैं सैंपल से मिलेंगे। आपने देखा होगा कि हम सैंपल के आधार पर कई सर्वे करते हैं और वो सर्वों के नतीजे वास्तविक सर्वे से लगभग फिट बैठते हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि उनमें बहुत ज़्यादा डेविएशन आते हों। आपने देखा होगा चुनावों के परिणाम बहुत छोटी सैंपल के आधार पर जो है निकालते हैं और सीटों का अनुमान लगाते हैं, वो वास्तव में जब रिजल्ट आते हैं तो लगभग उसके करीब ही होते हैं। तो अधिकतर इन्वेस्टिगेशन हम सैंपल के आधार पर ही करते हैं।
अब इसी से जुड़ती हुई दो चीज़ें इसमें और है। एक है सांख्यिकी नियमितता नियम, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। यदि एक समूह में से देव प्रतिचयन के आधार पर प्रतिदर्श लिया जाए और यह प्रतिदर्श उचित आकार में लिया जाए तो प्रतिदर्श औसत रूप से समूह की समस्त विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करेगा। ये है सांख्यिकीय नियमितता नियम। जैसा मैंने आपको बतलाया कि अगर हम सैंपल लेंगे और उचित आकार का लेंगे, समस्त विशेषताओं का प्रतिनिधित्व वो करेगा। दूसरा इसमें है महांक जड़ता नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। इसमें ये बताता है कि बड़े अंकों में छोटे अंकों की अपेक्षा अधिक स्थिरता रहती है। दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें, छोटी संख्याओं की तुलनाओं में बड़ी संख्याओं में परिवर्तन कम होते हैं और बड़ी संख्या में अगर हम प्रतिदर्श लें तो वो अधिक शुद्ध एवं विश्वसनीय परिणाम निकालेंगे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे हम एक कॉइन को उछालते हैं तो उसके हेड और टेल आने की संभावनाएं बराबर होती है अगर वो कॉइन अनबायस्ड हो। अब अगर आप एक ही बार टॉस करेंगे तो या तो हेड ही होगा या टेल ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 बार टॉस करेंगे तो हो सकता है 6 बार हेड आए, 4 बार टेल आए, जबकि आना चाहिए 5-5 बार। अब आप हो सकता है 100 बार करें तो हो सकता है 58 बार हेड आ जाए, 42 बार टेल आ जाए। अगर आप 1000 बार करें तो हो सकता है कि 525 बार हेड आए, 475 बार टेल आए। अगर आप 10,000 बार करेंगे तो हो सकता है कि 5,050 बार हेड आए और 4,950 बार टेल आए। तो जैसे जैसे हम बड़ी संख्या का प्रतिदर्श लेंगे तो वो जो है उसमें परिवर्तन कम होगा और सभी विशेषताओं को वो शामिल करेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब क्लासिफिकेशन। वो थोड़ा उससे डेटा कलेक्शन से रिलेटेड था, इसलिए उसको भी मैंने आपको बतला दिया कि किस प्रकार के होते हैं, डेटा कलेक्शन की टेक्निक कैसी कैसी होती है, और उसी से रिलेटेड ये 2 शब्द और थे तो वो भी मैंने आपको बतला दिया। अब हम लेते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। संकलित सामग्री को उसकी अनुरूपता अथवा समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाएगी या क्लासिफिकेशन कहलाएगी। हेरेस-स्ट्रिक्स ने इसकी परिभाषा दी है कि वर्गीकरण समूहों को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर क्रम समूहों में क्रमबद्ध करना, परंतु संबंधित भागों में अलग अलग करने की प्रक्रिया है। ये कहलाएगा आपके क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का अर्थ समूहों को उनके गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करना है, ठीक है। कॉर्नर ने इसकी जो परिभाषा दी है, वर्गीकरण तथ्यों को उसकी समानता और सदृश्यता के अनुसार समूह तथा वर्गों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने जो डेटा कलेक्ट किए हैं उन डेटा को हम उसकी समानता असमानता और गुणों और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटते हैं, तो ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। अब जो क्लासिफिकेशन है उसकी विशेषताएं क्या है, समूहों का विभिन्न वर्गों में विभाजन, ठीक है। एक अच्छी वर्गीकरण की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, व्यापक हो, स्पष्ट हो, वेल डिफाइंड, स्टेबल या स्थिरता उसमें हो, सजातीयता या होमोजेनिटी हो, सुटेबिलिटी या अनुकूलता हो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी या गणितीय शुद्धता हो, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन भी होना चाहिए। और जो वर्गीकरण के उद्देश्य हैं वो उद्देश्य क्या हैं, तथ्यों को सरल और संक्षिप्त बनाना, ठीक है, तथ्यों को समानता असमानता के आधार पर स्पष्ट करना, तथ्यों को तुलनात्मक रूप में सहायता प्रदान करना, इस प्रकार से हम बांट दें। पारस्परिक संबंध होना चाहिए, म्यूचुअली रिलेटिव्स हो, साइंटिफिक अरेंजमेंट हो, उसका वैज्ञानिक जो है रीति से व्यवस्थित करें, और सबसे बड़ा सारणीयन के लिए आधार प्रस्तुत करना है। ये इसका उद्देश्य है, वर्गीकरण का उद्देश्य। अब हम लेते हैं वर्गीकरण की रीतियाँ, बेसिस और मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की रीतियाँ जो है, समूहों को निम्न 4 आधारों पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं: भौगोलिक वर्गीकरण, समयानुसार वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण एवं संख्यात्मक वर्गीकरण, या जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लेते हैं भौगोलिक वर्गीकरण। जब हम समूहों का वर्गीकरण किसी स्थान या क्षेत्र के आधार पर करते हैं तो ये भौगोलिक वर्गीकरण कहलाएगा।
जैसे हमने भारत में किसी वर्ष का उत्पादन लिया और वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टेट वाइज हमने ले लिया, तो ये जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो गया। या एक स्टेट का प्रोडक्शन हमने उसके डिस्ट्रिक्ट वाइज ले लिया, तो ये जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो गया। या मैं कहूँ राजस्थान में हमारे 300 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन गवर्नमेंट कॉलेजों का वर्गीकरण अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दूँ 33 डिस्ट्रिक्ट में, तो ये हो गया जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। या 33 ज़्यादा हो गए तो मैं मान लो डिविजनल हेडक्वार्टर के हिसाब से उनको बांट दूँ, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर की इन 7 डिवीज़न में कितने कितने कॉलेजेस हैं, तो ये हो गया जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब हम समय की किसी की इकाई के आधार पर सूचनाओं को एकत्रित करें या बांटें, तो वो कहलाएगा समयानुसार वर्गीकरण। जैसे जनसंख्या है तो ये समयानुसार है, 1911, 1921, 1931, 1941, ठीक है। या हम किसी रोगी का टेम्परेचर मान लीजिए समय के आधार पर लेते हैं, सुबह 6 बजे, फिर 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर 6 बजे, इस तरीके से, तो ये समयानुसार वर्गीकरण है। गुणात्मक वर्गीकरण में हम क्या करेंगे, जब किसी गुण की अनुपस्थिति या उपस्थिति के आधार पर हम संख्याओं को गिनते हैं या वर्गीकरण करते हैं, तो वो जो है गुणात्मक वर्गीकरण कहलाएगा। अब ये गुणात्मक वर्गीकरण एक गुण की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर हो सकता है, तो इसको हम द्वंद्वभाजक वर्गीकरण कहते हैं। एक से अधिक गुणों की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर हम लेते हैं, तो वो मैनीफोल्ड या बहुगुण वर्गीकरण कहलाता है। अब इसका आप एग्जाम्पल देखें, ठीक है। जैसे मैंने डिवीज़न वाइज कॉलेजों को बांट दिया, तो ये हो गया ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। एक रोगी का टेम्परेचर हमने समय के आधार पर ले लिया, तो ये हो गया क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जनसंख्या का वर्गीकरण हमने केवल शिक्षा के आधार पर शिक्षित और अशिक्षित किया, तो ये हो गया द्वंद्वभाजन वर्गीकरण। अगर हमने एक से अधिक पर कर लिया, तो ये मैनीफोल्ड हो गया। जैसे अगले उदाहरण में आप देखें, जनसंख्या का वर्गीकरण हमने पहले किया जेंडर के आधार पर, मेल फीमेल, फिर उनको पुनः बांट दिया दोनों को, कुशल अकुशल, फिर इनको पुनः बांट दिया धूम्रपान करने वाले न करने वाले, तो ये हो गया मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे जो काम में आएगा वो है संख्यात्मक वर्गीकरण या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगर विशेषता इस प्रकार की है कि जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से संख्याओं में व्यक्त कर सकें, तो ये वर्गीकरण संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाएगा। जैसे आपने एक कक्षा के छात्रों का कोई एग्ज़ाम लिया और उसमें प्राप्त अंकों को आपने इस प्रकार से लिख दिया। मान लीजिए 20 अंक का पेपर है, तो 5 अंक पाने वाले 10 विद्यार्थी, 8 अंक पाने वाले 20 विद्यार्थी, 10 अंक पाने वाले 30 विद्यार्थी, इस प्रकार से हमने कर लिया। अगर मान लीजिए हम इसको और बड़े ग्रुप में बांटें, तो 0 से 9 अंक तक पाने वाले 4 विद्यार्थी, 10 से 19 तक आने वाले 6 विद्यार्थी, 20 से 29 तक आने वाले 10 विद्यार्थी, तो ये भी एक संख्यात्मक वर्गीकरण हो गया। तो संख्यात्मक वर्गीकरण ही काम में आएगा। अब यहाँ अंक का उदाहरण मैंने लिया था, और दूसरे उदाहरण में ले सकते हैं। जैसे आप हाइट माप रहे हैं, तो ये हाइट जो है सेंटीमीटर में हो सकती है, भार आप ले रहे हैं तो किलोग्राम में हो सकते हैं, आयु आप ले रहे हैं तो वर्षों में होगी, आय आप ले रहे हैं तो रुपयों में होगी, बिक्री आप ले रहे हैं तो इकाइयों या रुपयों में होगी। तो इस प्रकार से जब हम प्रत्यक्ष संख्यात्मक रूप में कोई प्रदर्शन कर सकें, तो वो संख्यात्मक वर्गीकरण जो है वो कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि ये 4 प्रकार से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब इनमें आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमारे 2 ही तरीके काम में आएंगे, समय के आधार पर या संख्यात्मक आधार पर। तो संख्यात्मक आधार पर हम समंकों को आगे विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में जो है बांटेंगे, वो कौन कौन सी होती है और उनसे रिलेटेड टर्म क्या क्या आते हैं वो हम और देखेंगे। देखिए, संख्यात्मक आधार पर जो है श्रेणियों को हम अलग अलग 3 भागों में बांट सकते हैं। फिर उसमें उनसे और कुछ टर्म होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट टर्म पर बतलाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।